हेलो। गुड क्लियर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, हेलो जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो मेरी वॉइस सब लोग को आ रही है ना? हाँ ये सर। यस सर। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में कोई डाउट या उससे पहले कोई टॉपिक कर रहे हो आप? हाँ जी, तो कोई डाउट नहीं ना, या कोई डाउट है? नो डाउट सर। सर अभी तक नहीं है डाउट। ठीक है जी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक क्या था? टीडीएस। हाँ जी, तो अब आपका जीएसटी जितना करना था आप वो कर चुके हो, और बाकी एक दो जो जीएसटी के टॉपिक है वो अभी जब हम टीडीएस और दोनों चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद टीडीएस प्लस जीएसटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए आप क्या करना है, जीएसटी जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। उसकी जैसे आपकी एंट्रीज या आपको जो भी आपको काम करना था, आपके मॉडुलर बेसिस, जो भी बिजनेस मॉडल होता है उस बेसिस पे। अब बात आ जाती है कि आप टीडीएस, क्योंकि कंपनीज में जीएसटी के बाद आपका टीडीएस या इनकम टैक्स, ये दो टैक्स और चलते हैं जी आपके। ठीक है, जो आपका अभी तक आपने कंप्लीट किया वो कौन सा टैक्स था आपका? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स सर। हाँ जी, इनडायरेक्ट। क्योंकि जीएसटी आपका इनडायरेक्ट था। अब कौन सा आ रहा है जी आपका ये टीडीएस? डायरेक्ट टैक्स होता है ना सर। हाँ जी, टीडीएस आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। और आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है, क्योंकि अभी तक क्या है, जीएसटी जैसे हमने पढ़ा उसमें क्या क्या आपके प्रोसीजर्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, क्या क्या उसमें क्या कहते हैं आपके डीलर्स टाइप होते हैं, फिर आपने पढ़ा जिसमें डिफरेंसेस क्या थे, फिर उसके बाद आपने उसकी रिटर्न्स, फिर उसके बाद आपका क्या गया जी यहाँ पे कि उसकी अकाउंटिंग क्या करते थे, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। अब बात आती है जो आपका टीडीएस है, तो सबसे पहली चीज आपकी टीडीएस से आप लोग क्या समझते हो? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपका कि जो ये टीडीएस है ये क्या होता है जी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। ये ना सबको पता होना चाहिए। जैसे आप जीएसटी पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि जीएसटी अगर इन केस कभी वो लिखा हुआ आ गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वो जीएसटी था या आपने टीडीएस पढ़ा है। टीडीएस का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपका होता है। क्योंकि कभी कभार आपका पूरा फॉर्म में मेंशन कर दे पूरा फुल फॉर्म इसका, तो आप तो बोलोगे सर वहां तो हम जीएसटी और टीडीएस पढ़ रहे थे, बट ये कौन सा आ गया जी टैक्स अब आपका। तो ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि टीडीएस आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका जो टीडीएस का है, इससे सबसे पहली चीज तो आप क्या समझते हो? ठीक है, और ये आपकी गवर्नमेंट, ये आपकी जो क्वेश्चन है सुन लेना जी। सबसे पहली चीज तो जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है उससे आप क्या समझते हो, और आपका जो गवर्नमेंट ने आपका ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आई, क्योंकि दो चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट, टीडीएस आप क्या समझते हो उसके कॉन्सेप्ट से। सेकंड, आपकी गवर्नमेंट क्यों लेके आई टीडीएस। सर हाँ जी। सर आप भी टीडीएस कराओगे, इनकम टैक्स में भी टीडीएस करेंगे दोबारा से? हाँ हाँ, उसमें भी करोगे जी। ये आपकी अकाउंटिंग बेस है, बट उससे अकाउंटिंग आप तब कर पाओगे ना जब आपको उसकी डिटेलिंग पता होगी। अच्छा, आप सिर्फ एंट्री वगैरह बताओगे मतलब क्या क्या होती है? एंट्रीज और उसके बारे में ही पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, बस वो रिटर्न्स का काम आ जाएगा जी आपका। ठीक है सर। ठीक। सर टीडीएस हमेशा पेमेंट पे डिडक्ट होता है जब भी हम पेमेंट करते हैं। अच्छा, जब भी हम पेमेंट करते हैं जी, ठीक है। एक चीज इन्होंने देखो क्या बोली कि जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। हाँ जी, इन्होंने तो ये बताया। और बाकी फिर आपकी गवर्नमेंट ने क्यों इसको लेके आई और क्या रीजन था? हाँ जी, बाकी लोग कहाँ हैं? एक ही जना बताएगा क्या? बाकी को ही बताना है कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हो और गवर्नमेंट क्यों लेके आई। जैसे इन्होंने बोला पेमेंट जब हम करेंगे तब उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। सर सारी पेमेंटों पे तो नहीं होता, मतलब जो सेक्शन है, रेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ जी, और उन आप सब देखो पे है ये ना। चीज आपकी एक जैसे श्वेता ने बताया कि पेमेंट्स पे, तो आप ये नहीं कहना सारी पेमेंट्स। अब जैसे मान लो मैंने पेमेंट्स लिख दिया, अब आप तो बोलोगे हर पेमेंट जो कर रहे हैं उस पे सब पे टीडीएस कटेगा, नहीं। नो जैसे अब सर। इन्होंने कहा सिद्धांत जी ने कि सारी पेमेंट्स पे नहीं है, जो आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो आपकी गवर्नमेंट ने
नोटिफाइड कर रखा है, नोटिफाई कर रखा। ठीक है, वो आपकी क्या होगी जी, उस पे टीडीएस कटेगा। अगर ऐसे तो अगर हम बोलने लगे तो हर आए दिन हम क्या करते हैं, कोई एक्सपेंस हुआ, किसी पार्टी को हम पे कर रहे हैं, सब में टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है, सबसे पहली चीज। सर इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी रहती है जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है जी। और इंश्योरेंस जब हम प्रीमियम का भी होता है, जब हम प्रीमियम देते हैं उसका भी टीडीएस कटता है। हाँ, तो ये सारी चीज तो देखो आपने वो बता दी है, जो इनके क्या नाम है आपके, जो भी इनकी सर्विसेज या मान लो जो भी एक्सपेंस आपका, वो सारी चीज। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि टीडीएस के कॉन्सेप्ट आप समझते क्या हो, क्योंकि सबसे पहली चीज है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और गवर्नमेंट आपकी लेके क्यों आई है। सर सर टैक्स इससे है एक हमारा। तो इनकम पता चल जाती है एक पर्सन की उसी टाइम की, तो अच्छा, और फंड्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट को एडवांस में। हाँ ये रीजन हो सकता है कि फंड्स मिल जाते हैं एडवांस में भी। नहीं, वो आपसे लेती तो तभी है जब आप अर्न करते हो, एडवांस कुछ नहीं ले रही एडवांस, फिर तो वो आपका एडवांस टैक्स आ गया। हाँ जी, और कोई, जैसे श्वेता ने तो बता दी सारी चीजें जो जो उनको पता था। अब बाकी और कौन क्या समझते हैं, बाकी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ये तो है नहीं कुछ नहीं पढ़ा। विकास जी, वंश, आपका रजनीश, सर राहुल जी, पूरा तो पवन, पढ़ा तो पूरा है, समझाना नहीं आ रहा कैसे बताओ। मतलब जो भी चीज पढ़ा वो समझाना नहीं है, बस आपको बताना है। हाँ तो सर गवर्नमेंट की इनकम है ये, गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स है, हमें भरना ही पड़ेगा। अच्छा, मंजूर हमें हुआ भरना है, पड़ेगा। अब भरना। अब मान लो कि कोई आपने, जैसे एक लिमिट होती है, अब ₹1,00,000 से ऊपर टैक्स लो, वो लोगे रेंट, तो उस पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हो तो टीडीएस देना ही पड़ेगा। हम्म, और कोई प्रोडक्ट की क्लब ही लो इनकम जी है, देखो, उसमें टीडीएस अब देना ये पड़ेगा। चीज तो आपको पता चल गया कि जैसे कि एक तो क्या चीज, सबसे पहली चीज जैसे जो भी हमने पढ़ा अभी तक कि उसमें नोटिफाई आपकी क्या होगी जी, ऐसी पेमेंट, या आप बोल सकते हो सर्विस। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमने अभी जीएसटी पढ़ा है उसके अंदर क्या था कि आप जो लगाते थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस पे, दोनों पे लगता था जी जीएसटी। बट आपने बोला जी अब ये वाली कौन सी सर्विस आ गई, अब ये वो सर्विस हो जाती है जो कि आपकी जीएसटी में डिफाइन नहीं है आपकी। ये कहने का मीन्स ये वो सर्विसेज होती है जी जिनमें आपका जीएसटी मतलब अप्लीकेबल नहीं होता, अगर इनकेस होता तो किसी रीजन से होता है, तो वो सारी सर्विसेज क्या है आपका टीडीएस में आपकी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन करना है जी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में कभी भी कुछ इश्यूज आते तो क्या करती है जी, कुछ ना कुछ आपके रूल या क्लोज ये लगा के ये कर देती है। तो इतनी चीज तो हमें पढ़नी नहीं, बट हमें ये पढ़ना है कि एक तो आपको पता चल गया कि टीडीएस किस पे लगेगा जी, नोटिफाइज सर्विसेज पे, क्योंकि आपका हमेशा सर्विस पे टीडीएस चार्ज होता है, ना कि कोई गुड्स पे, पहली चीज। ठीक है, क्लियर यहाँ ठीक है तक? सर, ठीक। यस और सर। सबसे मेन रीजन जो आपका लाना था इसका, जो आपका जो यहाँ पे टीडीएस का, जो आपकी टीडीएस आपकी गवर्नमेंट लाई है, अभी किस लिए लाई है, तो देखो इसकी रीजन क्या है। सबसे पहला, एक तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू किससे होता है, टैक्स। टैक्स से, ठीक है। और आप बोलोगे जी ये जब ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स कब आपके आपने अर्न किया और कब पे करते हो डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स सर तो शायद से जो असेसमेंट हम ईयर खुद में पे पेमेंट करते हैं। करते हैं जिन हाँ टैक्स जी, की। जैसे क्या होता है कि आप एक जो आपका प्रीवियस ईयर होता है उसमें आप इसको अर्न करते हो, फिर आप क्या करते हो, इसको जो उसका असेसमेंट ईयर आता है उसमें क्या करते हो जी, आप इसे पे करते हैं। पे कराते हो जी, जो भी आपकी टैक्स बन रहा हो। तो गवर्नमेंट को पूरा टाइम कितना लग जाता है इसमें, 1 साल। पूरा 1 ईयर लग जाता है। एक मेन रीजन तो ये था, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या था जी आपका, जो गवर्नमेंट थी वो बोलती जी क्या कि टैक्स इवेशन हो रहा है जी, मतलब टैक्स की चोरी बहुत हो रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है जी वो टैक्स की चोरी ना हो, है ना। यस सर। अब टैक्स की चोरी कैसे हो रही थी, अब मान लो मैं ही हूँ, मान लो मैं ही अपना एग्जांपल लेता हूँ जी, अब मान लो मैं ही हूँ एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला अगर मैं 12 महीने काम करूंगा तब मेरी क्या हो रही है, टैक्सेबल इनकम। अगर मैं 6 महीने वर्किंग करूंगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी।
तो मैंने 6 महीने काम किया, 6 महीने नहीं करा, तो मैंने कहा कि मैं अपनी ITR, जो इसको हटा दो, ITR आपकी मैंने फाइल ही नहीं करी, मतलब मेरा टैक्स नहीं बन रहा, मैं क्यों फाइल करूं। ठीक है, ये इन केस मान लो मेरी 6 महीने में भी इतनी इनकम हो रही है जिसमें मेरे को टैक्स जमा कराना पड़ रहा है, बट मैं फाइल ही नहीं कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इन सबको कैसे पकड़ेंगे, जैसे ये एम्प्लॉय हो गए, आगे जाके आपके क्या होंगे, जैसे ये तो हो गया सैलरी का केस में, ये हो गया अब आपका एक और आ जाता है अदर देन सैलरी। जैसे मान लो कि आप रेंट पे रह रहे हो, या आपने ऑफिस रेंट पे लिया है, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा रहे हो, या फिर आपका जैसे LIC का था, इसकी प्रीमियम बहुत वो है, डिविडेंड आपको मिल रहे हैं। तो इस टाइप की सर्विस को गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगी, मतलब नोटिफाई कैसे करेगी, इस पे भी टैक्स है। और लोग क्या कर रहे हैं, किसी किसी को जैसा मेरी इनकम हुई मैंने हाइड कर ली, या मान लो आगे जाके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर, CMA, CA, CS, ये सारे जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी इनकम हाइड कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यहाँ पे टैक्स इवेशन हो रही है जी, तो मैं इसको रोकना चाहती हूँ। अभी रुकेगा कैसे, तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करेंगे, TDS का कॉन्सेप्ट लाएंगे। समझ गए आपकी TDS का कॉन्सेप्ट होता क्या है, अभी वो तो पूरा पढ़ लेंगे क्या क्या चीज चलती है, बट उससे पहले कि गवर्नमेंट लेके क्यों आई ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके सर। आप समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट लाई क्यों गवर्नमेंट। यस सर। यस सर। ठीक है, और इसमें देखो जो TDS आपका यहाँ पे आया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, आपका जैसे ही जिस मंथ, जैसे ये एम्प्लॉय हो या अदर देन सैलरी का केस हो, ये दोनों जैसे ही अर्न करेंगे उसी के नेक्स्ट मंथ की, चल नहीं रहा, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक 7 आपको क्या तारीख करना होगा, ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दोगे जी। तो डिपॉजिट। इससे क्या बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट को, टैक्स भी जब आपने कमाया एज वेल एज ऐसे पे कर दिया उसे, और प्लस जो आपका टैक्स इवेशन हो रहा था, जो टैक्स की चोरी हो रही थी, वो भी रुक गई जी। अब वो कैसे रुकी, तो अभी पूरा चीज समझाते जी आपको। क्या बोलोगे कि मान लो इसने अभी भी नहीं दिखाया, TDS कट रहा है, मान लो तब भी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो किसका नुकसान और किसका फायदा होगा, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, नो सर। क्लियर सर। क्लियर ना। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब मान लो कि सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट ने क्या करा जी, आपका सबसे पहले TDS, ये पता होना चाहिए आपको, TDS को क्या करा जी गवर्नमेंट ने, इसको जब कॉन्सेप्ट लेके आई तो इसको 3 पार्ट में रखा। सबसे पहला 24Q, और ये 26Q, और ये 27Q। अब ये Q क्या है, जैसे आपने GST में GST 1, 2, 3 भी देखे, तो ये इनके फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें क्या रखा जी, 24 में किसको रखा, सैलरी को, और इसको किसका रखा, अदर देन सैलरी वाली सर्विसेज। इसमें भी अदर देन सैलरी। अदर देन जो आपकी सैलरी है वो, प्लस इसमें एक दे दिया आपका NI और R, नॉन रेजिडेंट जो आपके, मतलब एक टाइप से NRI आपके। ठीक है, तो NRI है ना ये। हाँ सॉरी, R पहले आ गया, R इधर, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ जी, गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो TDS काटेंगे, तो अब जब हम काट तब सकते हैं जब कोई सेक्शन आपको अलाउ करेगा, है ना। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तो कोई टैक्स चार्ज कर सकती है, ये बताओ, गवर्नमेंट जब तक कोई इम्प्लीमेंट आपका कोई सेक्शन या कोई एक्ट नहीं होता, जैसा आपके इनडायरेक्ट में CGST, SGST एक्ट ये सब होते थे, उनके अकॉर्डिंग लिखा गया उनमें कि इस प्रोविजंस के थ्रू हम आपका टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये TDS भी जब लाई गवर्नमेंट, तो पर्सन का जब TDS कटेगा तो पर्सन बोलेगा नहीं जी आप किस बेसिस पे काट रहे हो, क्या चीज है। तो इसमें सारे सेक्शन सब इंप्लीमेंट करे जी। इसके लिए कौन सा सेक्शन बोला, 192। ठीक है, और यहाँ क्या बोला जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए सेक्शन बोला जी 193। 194 से लेके बहुत सारे आएंगे आपके, मतलब 3 से मान लो 194, इसमें ABHCJI ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन आएंगे, तो वो सेक्शन इसमें कर दीजिए जो अदर देन सैलरी का होंगे। फिर आपने बोला कि इस केस में जब आपका ये सेक्शन में ये आपका TDS कटेगा, तो जो आपका जो काटेगा, क्योंकि इसमें देखो आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, एक चीज और कि एक एम्प्लॉयर, ठीक है, और एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे कौन होगा,
डिडक्टर और डिडक्टी। डिडक्टी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी केस में क्या होगा, एम्प्लॉय की सारी चीजें डिडक्ट होगी और कौन डिडक्ट करेगा जी, आपका एम्प्लॉयर। अब ये ऐसा क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, और यहाँ जो डिडक्टर है जो सर्विस रिसीव करेगा और उसको आगे पेमेंट करेगा वो डिडक्ट करेगा, और इसका डिडक्ट होगा जी डिडक्टी का। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने दो चीज क्यों बनाई, अब गवर्नमेंट देखो अपने वहां पे बैठी हुई है, जो उनके आपने देखे संसद, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर हम क्या करते हैं इनमें टीडीएस अप्लीकेबल करते हैं, यहाँ पे तो एम्प्लॉय रहेंगे, यहाँ पे अदर देन सर्विस देने वाले। अब मान लो जो ये सर्विस दे रहे हैं, अब उनको हम पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते, ये बताओ। हाँ जी, सर्विस देने वाले को सर? हाँ, जैसा मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने आज यहाँ सर्विस दी, अब मैं कल काम छोड़ के भाग के दिल्ली से मुंबई चला गया, तो गवर्नमेंट मेरे को पकड़ेगी, पहले दिल्ली आ गए, फिर मैं मुंबई भाग गया, मुंबई से भाग, सोच लो कि मैं मुंबई से ही बाहर हरियाणा चला गया, फिर ऐसे करके मैं तो भागे जा रहा हूँ, गवर्नमेंट कितना पकड़ेगी मेरे को, पकड़ पाएगी? नो नो सर। गवर्नमेंट अब एक, डिडक्टर को पकड़ेगी। हाँ हाँ, अभी वहीं आ रहे हैं, मतलब तुम तो सीधा मुद्दे पे चले गए हैं कि जैसे मान लो अब मेरे को पकड़ तो लेंगे, मतलब एक वो वैसे नहीं कह रहा मैं, बट इन केस कितने तामझाम होंगे, मतलब बहुत ही एक सर्कल टाइप का बन जाएगा, मतलब एक छोटे से एम्प्लॉय को पकड़ने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम इन सबको क्यों पकड़े जो इनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, यस सर। यस सर। और जो इनसे सर्विस ले रहे होंगे, जो इनसे सर्विस ले रहे होंगे, वो तो अपना एक फिक्स बिजनेस प्लेस लेके बैठे हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे हैं सर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको पकड़ते हैं और इनको बोलते हैं कि हम आपके ऊपर ये लाइबिलिटी डालते हैं कि आप ये देखो कि नोटिफाई करो कि आपकी जो ये सर्विस ले रहे हो, तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है आपकी, कि अगर आप ये सर्विस ले रहे हो इन ये वाली, तो एक टीडीएस की लिमिट है, अगर उससे एक्सीड है तो आप क्या करोगे, टीडीएस काटोगे जी। अगर आपका एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, टैक्सेबल से ज्यादा है, तो आप इस पर टीडीएस काटोगे। ठीक है, तो ये तो नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने, किसके लिए, डिडक्टर और एम्प्लॉयर के लिए। सर तो बोला ये सैलरी स्लिप में तो टीडीएस सब सब सैलरी पे कटता है। क्या चीज, क्या चीज? हर सैलरी पे कटता है ना टीडीएस, जिसकी सैलरी स्लिप बनती है। नहीं नहीं, सैलरी स्लिप जिसकी बनती है, ये नहीं कि हर किसी पे, जिसकी टैक्सेबल 2.5 लाख से अबव होनी चाहिए। ईयरली। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, वरना फिर वो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है तो क्यों काटेगा, अगर जैसे ही टैक्सेबल होती है 2.5 लाख से अबव, फिर उसके बाद आपके ऊपर आता है कि लाइबिलिटी की आप टीडीएस काटो, और सामने वाला क्या करेगा कि अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा उसमें शो करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसका रिफंड या जो टैक्स लाइबिलिटी उसकी बन रही होगी उससे एडजस्ट नहीं हो पाएगी। सिंपल है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये सारी चीजें जब हम ला रहे हैं तो हम इसमें क्यों रिटर्न फाइल करें, सब चीज करें, हम क्या बोलते हैं, डिडक्टर भाई आप क्या करोगे, इसको सबको नोटिफाई करोगे, उसका टीडीएस काटोगे और हमारे पास जमा भी कराओगे, ये सारा आपका काम है, वरना हम आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयर को भी। फिर इन्होंने बोला जी अच्छा चलो जी, मेरा ये टीडीएस कट गया और यहाँ पे इन सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो मेरे को क्या फायदा है। तो गवर्नमेंट कहती है जी आप जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे, अगर आपका टैक्सेबल बन रहा होगा तो उस टैक्स से एडजस्ट होगा जो टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, अगर ऑलरेडी नहीं कटा है, मान लो आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनी, मतलब कुछ आपने देखे होंगे आगे जाके बहुत सारी डिडक्शन, मतलब कुछ एग्जम्पशन भी दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे, वो आपका टीडीएस जो कटा है वो हम क्या करेंगे, आपको सारा वापसी दे देंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ ये नहीं? ये वापसी का एक बार दोबारा बताना, क्यों वापसी करेंगे? वापसी मीन्स क्या, कि जैसे मान लो अब मेरी टीडीएस कटा और मेरी इनकम बनी 4.5 लाख ऐसे समथिंग, तो मेरा क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, 5 लाख तक की इनकम पे एक रिबेट मिल जाती है आपको 87A की, जिसके अंदर 12,500 का टैक्स बनता है, तो उतना आपका सारा मतलब नील। और मेरा क्या है, टीडीएस कटा हुआ है बट मेरी इनकम 5 से ऊपर ही नहीं गई, तो मेरे को सारा टीडीएस वापसी मिल जाएगा, समझ गए। टीडीएस मिला के इनकम में ना? मतलब टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो आपकी नेट इनकम मिलती है जो टैक्सेबल वाली, अभी वो मतलब हम जब पेरोल का केस करेंगे उसमें सारी चीज दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया या कोई डाउट है, पहली चीज ये बताओ। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नो सर।
ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी और क्या चीज हुई, तो ये सारी चीजें। अब इसमें बात आती है कि अब जो ये डिडक्टी है ये बोलेगा कि मेरा टीडीएस कटा, तो मैं गवर्नमेंट को कैसे नोटिफाई कराऊंगा कि गवर्नमेंट मेरा टीडीएस इतना कट चुका है। किसने काट लिया? एम्प्लॉयर ने। अगर ये वाला बोलेगा किसने काट लिया जी? मेरे डिडक्टर ने। वो कैसे जी? तो यहाँ तो 2 सेक्शन में पता चल गया आपको टीडीएस काटने के लिए। फिर जब हम अगले में आएंगे तो ये क्या करते हैं ना, जो आपका यहाँ पे जो हमने 24Q देखा था, ये एक उसको फॉर्म कौन सा देंगे? फॉर्म 16। ठीक है, ये फॉर्म आपका 16 और जो 26Q है ये क्या करेगा जी? फॉर्म 16A। 27Q में भी फॉर्म 16A दिया जाएगा, कि जिससे क्या रहेगा कि आपके जो डिडक्टी है आपका और जो एम्प्लॉई है उसको पता चल जाएगा हाँ मेरा टीडीएस इतना काट के उसने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपका एम्प्लॉई है या डिडक्टी है। समझ गए? Yes, sir. और आप बोलोगे इसकी रिटर्न कब फाइल होती है? रिटर्न आपकी जो फाइल होती है जो आपका कौन करेगा? डिडक्टर या एम्प्लॉयर। कब? क्वार्टरली। आपके ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर कैसे? जैसे अप्रैल मई जून, तो आपकी जुलाई को पहले क्वार्टर की रिटर्न फाइल होगी। फिर इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, टैक्स डिपॉजिट। जो आपने टीडीएस काटा है किसने काटा होगा? डिडक्टर ने। हाँ जी, डिडक्टर या एम्प्लॉयर ने। उसको नेक्स्ट मंथ की लास्ट 7 डेट तारीख को 7 आपको ये 7 तारीख। डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म 16, 16A क्या है, आपका 24Q क्या है, 26Q क्या है, 27Q क्या है, कौन सा सैलरी का है, कौन अदर देन सैलरी का है, और आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों आया और कैसे अप्लीकेबल हुआ, किस रीजन से हुआ। और प्लस आपको फिर इसके पास एक चीज और जो हमने यहाँ बताया कि अगर डिडक्टर है और सर एम्प्लॉयर। हाँ जी, एक बार ये फॉर्म वाला बता देना कौन इशू करता है इसको। अभी बता देते जी। एम्प्लॉय, ये देखो ये जो फॉर्म है ना, अब ये टीडीएस किसने काटा है जी? आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर ने या डिडक्टर ने। तो ये जब ये टीडीएस काटते हैं तो ये क्या करते हैं? एक फॉर्म इशू करेंगे जी आपका, जो आपका इसके केस में किसको? एम्प्लॉय को या डिडक्टी को। ठीक है, कौन इशू करेगा? ये, क्योंकि ये डिडक्ट करते हैं, किसको इशू करेंगे? इन दोनों को जी। क्लियर? अब उसी टाइम करते हैं या फिर कब उसी टाइम नहीं करते, जब तक आपका टीडीएस कटेगा फिर अगले महीने जमा होगा फिर उसकी रिटर्न फाइल होगी उसके बाद इशू होता है ये पूरे साल के एंड में आपका। ओके ओके। ठीक है, सर रिटर्न की डेट क्या है? जैसे टैक्स रिटर्न की डिपॉजिट डेट आपकी देखो पहला क्वार्टर खत्म होता है 31 जुलाई। इसका पूरा एक फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मिलेगा। बस एक लास्ट वाले जो क्वार्टर की जो होती है टैक्स की पेमेंट वो 30 अप्रैल होती है। और आपका ये राजी, सॉरी ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा जी? एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ। एक मिनट, ये देखो ये सारी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये ड्यू डेट्स आपकी मेंशन है यहाँ पे कि आपका जो पहला क्वार्टर है एंड होगा जून में आपका, और रिटर्न फाइल ये है, और आपका जो टीडीएस का सर्टिफिकेट ये मिलता है इस टाइम में, और आपका डिपॉजिट ये, फिर सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड और लास्ट क्वार्टर में क्या रहता है? जो टीडीएस जमा होता है वो 7 को नहीं 30 को जमा होगा। और ड्यू डेट इसकी कब रहेगी जी? 31 में। हाँ ठीक है, एक महीने की डेट इसमें एक्सीड इसलिए होती है क्योंकि क्या है जी, आपका जो ये सारी चीज है इसके अंदर, क्योंकि मार्च क्लोजिंग का होता है मंथ आपका, तो इसलिए आपकी गवर्नमेंट इसको टाइम ज्यादा देती है लास्ट वाले क्वार्टर में। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो ये टीडीएस के रेट है, अगर आप ये भी देख ही लो कि टीडीएस के रेट आपके जैसे सैलरी का केस होगा तो गवर्नमेंट ने आपको एक स्लैब रेट दे रखी है। ठीक है, वो स्लैब रेट हम तब करेंगे जब हम 24Q का करेंगे, जो टैली के अंदर पेरोल का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम पेरोल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अदर देन सैलरी वाला। तो उसके लिए देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका 192 से लेके 3, 4, आपका 4 में देखो ए बी 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 सी ऐसे करके, सी डी, फिर डी ए ई ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं।
तो इनमें आपकी परसेंटेज को जैसे मेंशन कर रखी है, तो वो आपको लिमिट भी चेक करनी है कि लिमिट देखो थ्रेशोल्ड लिमिट आपके सामने यहाँ मेंशन है कि अगर आप ये सर्विस यूज कर रहे हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट ये रहेगी, अगर इससे एक्सीड हुई तो आपका कितना परसेंट चार्ज होगा, जो ये 10%। ठीक है, ये आपके कोविड के चक्कर में कुछ चेंजेस हुए थे, बट अब नॉर्मल रेट हो चुके हैं सारे। ठीक सर है, ये तो इस टाइप दूसरे रेट कौन से है 7.5%? ये देखो ये आपके ये है जी, हाँ यहाँ देखोगे तो कुछ कहेगा एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020 में क्या हुए थे जी 3, जो आपका पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें रेट रिड्यूस करे हुए थे आपके। फिर वापसी आके क्या करे जी, एंड में आपका 31/3/2021 तक ये रेट रिड्यूस रहे, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल कर दिया, तब आपके नॉर्मल रेट ही चल रहे हैं। ठीक है, सर इसमें वो भी होता है ना, HUF के अलग रेट होते हैं और इंडिविजुअल का अलग। सारे सारे गिवन है यहाँ पे, देखो ना कि आपके जब इधर आओगे थ्रेशोल्ड लिमिट में, तो यहाँ जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो अलग अलग है आपके, ये देख रहे हो ठीक है सर। जिसमें जो जो सेक्शन में 2 हैं वो अलग मेंशन करेगा, और जिसमें सबके लिए एक है वो सिंपल आपका मेंशन रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। कि आप आगे जाओगे HUF का अलग रहेगा, अदर्स के लिए अलग होगा, फिर कंपनीज ऐसे करके ये सारी चीज मेंशन रहेगी आपकी। तो ये तो सेक्शन और ये सारी चीजें आप रीड कर लेना, बाकी अभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ता है थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट आएगा जी। हाँ जी, तो यहाँ आप देखोगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो इसके लिए इसको चाहिए होता है 10 नंबर, क्योंकि ये चीज आपको सबसे पहले पता होना है, और इसके लिए चाहिए होता है जी आपका पेन नंबर। अगर विदाउट पेन आपका डिडक्टिव एम्प्लॉय रहेगा तो कितना TDS कटेगा, 20%। 20%, जो हायर रेट होता है जी। ठीक है, कि ये परसेंटेज आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो ये आपका क्या था जी, TDS का कॉन्सेप्ट, जो 26 की ये सारी चीज आपको मैंने दिखाई यहाँ पे, ये सारी चीजें, और प्लस ये आपका टैक्स इवेशन, और प्लस जो इनकी अर्निंग होती थी, उसके कारण क्या है जी, गवर्नमेंट ने TDS का कॉन्सेप्ट लेके आई। अब आप बोलोगे कि अर्निंग और उसको कैसे वो हाइड करता होगा। अब जैसे मान लो एक एम्प्लॉय तो क्या करता है, अपनी सैलरी के ITR फाइल करता है ये सब। अब मान लो आगे जाके प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भी करते हैं, किसी को सर्विस कोई दे रहा है, कोई सर्विस रिसीव कर रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि एक चीज बोली हुई है जी आपकी, क्या, तो इसमें देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला, जैसे मान लो एक ABC कंपनी है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है जी, आप अपना बिजनेस चलाते हो, ठीक है, ये अपना बिजनेस चलाता है जी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि आप क्या करोगे बिजनेस में, जब अपने चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, और कुछ इनकम होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला जी जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप क्या करो जी, इसमें से अपना जो इनकम आपकी हो रही है, जैसे मान लो इनकम ₹1,00,000 की हुई, और उसके एक्सपेंस थे कितने के जी, मान लो 80,000 के, तो 20,000 का क्या हुआ जी इसका प्रॉफिट है। तो बोला जी आप इस पे मेरे को क्या दोगे, टैक्स दे देना जी। तो ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको। यस सर। ये तो देखो सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिया कि इनकम उसकी 1,00,000 की हुई, एक्सपेंस उसका 80,000 का हुआ, उसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका वो टैक्स दे देता है। तो टैक्स गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट कर रखी है, अगर कंपनी है तो इंडियन कंपनी 30, अदर कंपनी है तो ऐसे करके अलग अलग दे रखा है। तो वो चीज़ आपको इनकम टैक्स में जब सर पढ़ाएंगे तो देख लेना। बाकी फिर इसमें जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें इनकम हाइड कौन करता है और एक्सपेंस कौन लेता है, तो ये सारी चीजें। तो मैंने कहा जो ये बिजनेसमैन था ABC, ये क्या करता है, अपना बिजनेस चलाता है, तो इसने क्या करा होगा, अपने एक्सपेंसेस जो आपके 80,000 के थे, वो क्या करे, गवर्नमेंट से क्या करा जी, इसका बेनिफिट ले लिया ना, अपने जब अपना टैक्स भर रहा था, लिया था ही नहीं लिया था अभी। यस सर। तो गवर्नमेंट कहती चलो ठीक है जी, आपने तो जो एक्सपेंस लिया, अब मान लो इसने एक्सपेंस किससे लिया होगा, कोई कंपनी होगी, या मान लो कोई पर्सन होगा, या कोई प्रोफेशनल्स होगा, ये सारे होंगे ना। हाँ यस। जी, तो गवर्नमेंट ने देखो क्या बोल रखा है कि अगर आप क्या करते हो जी, कंपनी, पर्सन, प्रोफेशनल, इन सबसे क्या लेते हो, सर्विसेज लेते हो, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ देखोगे रेट दे रखा है यस ना। सर। यस। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये रेट दे रखा है, और आपके ऊपर क्या है जी, टैक्स की लायबिलिटी बनती है जी। टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो आपसे बोला गया कि जब आप इन सबको पेमेंट दोगे,
तो आप इसका टीडीएस काटोगे। अगर क्या होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करेगी। अभी बोलेगा जी मैं इनकी पेमेंट में टीडीएस काटूंगा, तो किस लिए जी? तो गवर्नमेंट बोला आप लायबल हो किसकी? टीडीएस की लायबिलिटी, मतलब टीडीएस के कंप्लाइंसेस करने के लिए। तो जब भी आप इनको पे करोगे तो टीडीएस काटो। कहने का मीन्स क्या, कि जैसा मान लो आप एक सीए से आप क्या करते हो, अपनी रिटर्न फाइल कराते हो। सीए हो गया या सी में हो गया या लॉयर हो गया आपका, जो भी मतलब आपका एडवोकेट है, आप तो इससे क्या करते हो जी, 40,000 का मान लो आपने इससे सर्विस ली। अब सर्विस ली तो क्या करोगे जी, आप देखोगे सेक्शन में क्या है जी, आपका जो ये सारे सेक्शन आपको मतलब जो मोटे मोटे सेक्शन है मैं बता दूंगा कौन कौन सा आपको याद रखना और कितनी लिमिट होती है। तो आपने बोला ये प्रोफेशनल इनकम होती है, मतलब प्रोफेशनल उसके लिए इनकम है, आपके लिए एक्सपेंस। तो आपने बोला जी यहाँ पे कि मैं चेक करता हूँ जी, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है 194J, तो कहाँ है जी जे आपका, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सीट को, ये रहा। डायरेक्टर फी आप देखोगे जे थोड़ा सा और ऊपर आता ही है, ठीक है। तो देखो 194J 3-4 सेक्शन दे रखे हैं। एक क्या, प्रोफेशनल फीस, या टेक्निकल आप कोई सर्विस लेते हो, या पेमेंट टू कॉल सेंटर ऑपरेटर को देते हो, वो भी 194J में आता है, और या फिर डायरेक्टर को फीस पे करते हो अपने कंपनी की। तो आपने बोला क्या है जी, किस में आ गया ये आपका? हाँ जी, प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस में हो गया ना, सीए सी में लॉयर, ये सब आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इनको हमने दी, तो इसमें क्या लिमिट दे रखी है? 30,000। 30,000। अब हमने क्या करा जी, 30,000 क्या करा जी, इसकी लिमिट थी। अगर हम इससे 30,000 तक की सर्विस लेते हैं तो हमें कोई टीडीएस नहीं काटना। अगर 30,000 से एक्सीड होता है तो हमें क्या काटना है, 10%। ये था कोविड के केस में, बट कोविड अब आपका नॉर्मल रेट हो चुका, तो उसका 10% टीडीएस काट लेना है। तो कहने का मीन्स क्या, कि जो हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि मान लो 40,000 का है, तो इसमें कितना 10% काटेंगे, तो कितना 4,000। सर हाँ सर जी, आगे वाला कोविड का रेट है, पीछे वाला आगे वाला पुराना रेट है, पीछे वाला नया है। ये वाले कोविड वाले थे, ये देखो ना, ये अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट आप क्या रखा है, बट ये अप्लीकेबल ये वाले थे आपके जो रिड्यूस हुए थे, ठीक है। बट ये नॉर्मल रेट है। बी डेट लिखी है ना, तो अभी ये वाले चलेंगे, ये चलेंगे। डेट छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं इसको अपडेट करके आपको दे दूंगा। ये रेट है अभी नॉर्मल, नॉर्मल ये ठीक वाले है रेट है। ये सारे रिड्यूसिंग है जो आपके कोविड के केस में हुए थे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना था इसका, 194J पे आ जाते हैं 10%। 10%। तो हमने कहा जी 10% कितना है इसका, 4,000। 4,000। इसका 4,000 लेस करके हम कितने उसको पे कर देंगे, 36। तो सर इसमें इनकम टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलती कि 30,000 तो लिमिट है ही, तो 10 पे लगे टीडीएस? नहीं 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 नहीं, अगर आपका एक्सीड कर रहा है लिमिट तो आपका पूरे पे लगना है। ये मत सोचना कि आप सोचना कि ढाई, जैसे स्लैब रेट में बोला था 2.5 लाख निकाल दो, नहीं लो उसके बाद के इनकम पे टैक्स लगेगा, नहीं। अदर देन सैलरी केस में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 1 रुपए भी बढ़ जाती है आपकी, अगर वो पूरे पे लगेगा। 1 रुपए कर लेता है, अब 1 रुपए भी थोड़ा टीडीएस काटेगी गवर्नमेंट, ये बताओ। यस सर। अब वो जानबूझ के जो आपका कौन है डिडक्टर बोलता मैं आपको कितना टीडीएस काटने के लिए क्या करूंगा, 2 रुपए ज्यादा दूंगा, 30,000 2 रुपए दे रहा हूँ, और गवर्नमेंट को 2 रुपए का टीडीएस कटवाऊंगा। ऐसा हो सकता है? गवर्नमेंट मानेगी 2 रुपए में टीडीएस ले लो? अच्छा, इसमें अलग होगा इनकम टैक्स में, क्योंकि एग्जम्पशन मिलती है लिमिट के बाद। वो स्लैब ये रेट में मिलेगी जी जरूर आपको, बट इसमें नहीं है, अदर देन सैलरी वाले केस में, ठीक है सर। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी जी 4,000 आप इसका टीडीएस काट लो, और 36,000 इसको पार्टी को पे कर दो, और ये किसको दे दो, गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट के पास गया तो जब ये आपका कौन है जी, एबीसी, जब ये रिटर्न फाइल करेगा तो क्या बोलेगा, ये किसका टीडीएस काटा इसने, सीए का। हाँ, मतलब उसकी पूरी डिटेल फिल करेगा। तो गवर्नमेंट को क्या होगा, ये बोलेगा मेरा तो 40,000 का क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, है ना। यस सर। और इसने बोला 36,000 की क्या हुई इसको, इसकी इनकम हुई जी, किसकी, सीए की। सीए। गवर्नमेंट को क्या पता चल गया, हाँ भाई तेरा तो ये एक्सपेंस था, मैंने मान लिया। इसका क्या हुआ, इसका इनकम था, जिसका 4,000 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है ना। ठीक है सर। जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कि किसकी इनकम है अभी ये। प्रोफेशनल पे। हाँ जी, और ये अपनी इनकम हाइड नहीं कर पाएगा फिर, है ना।
और जिससे क्या होगा, अगर इसको ये 4000 का टीडीएस जो कटा है इसको अपनी टैक्सेबल लाइबिलिटी में एडजस्ट करवाना है, तो इस इनकम को अपनी आईटीआर में शो तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, इसको नहीं मिलेगा जी उसका जो मतलब क्लेम टाइप का जो टीडीएस की लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट होगी वो चीज नहीं मिलेगी। तो समझ गए कि टैक्स एविशन कैसे रोक रही है गवर्नमेंट आपकी। सर ये इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल होता है? सब चीज पे अप्लीकेबल होगा जी। आपके जो सेक्शन यहाँ दे रखे हैं ना, तो देखो आपका इंडिविजुअल हो कंपनी हो तो उसके देखो कंपनी और उसके केस में अलग अलग रेट हो जाएंगे। एक मिनट देना, ये क्या हो गया ऐसे, हाँ जैसे इसमें देखोगे कि आपके जिसमें कंपनी और मतलब इस टाइप के होंगे तो उसमें 2 रेट मिलेंगे, और जो इंडिविजुअल पे भी अप्लीकेबल है उस पर एक सिंगल रेट है। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर यहाँ तक। यस सर। अब बात आ जाती है, जैसे आपने केबीसी देखा होगा, देखा ही नहीं देखा केबीसी? सर देखे सर, अगर ऐसा करे कि 30,000 पे वो उसमें ले ले, मतलब अकाउंट में 10,000 कैश ले ले, तो फिर तो टीडीएस नहीं बच जाएगा फिर। अच्छा ठीक है जी, मतलब तुम मतलब वो बैठे हो मतलब कि फर्जीवाड़ा करवाने के लिए हैं। नहीं सर, क्या आप मतलब ऐसे वो दिखा ऐसे दो? आसान लगता है सर सीखना ना। नहीं देखो, आप पता है क्या इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन है इसका, जो सेक्शन 40A उसका सब सेक्शन ए करके, कि अगर आपकी पेमेंट 10,000 से ज्यादा की है तो कैश नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट देखो ठीक पकड़ है। लेगी आपको, और ये मत सोचो कि आप गवर्नमेंट से तेज हो। अच्छा एक ऐसा सेक्शन आएगा जब आपकी बुक फाइनल होगी तो उसमें देख लेंगे आपकी 10,000 से ज्यादा की पेमेंट है, तो ये आपकी बैंक के थ्रू जानी चाहिए, ना कि कैश जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, अब और मान सर लो सेक्शन बी अब क्या सुनो, होता है? हाँ जी, सेक्शन 40B क्या होता है? निशांत सर उस दिन मुझे बोल रहे थे हाँ हाँ, इसके सैलरी अंदर के लिए। आपका ना एक डिसअलाउ एक्सपेंसेस का सेक्शन है, कि आपका अगर इतने बड़े मतलब ज्यादा ज्यादा अमाउंट का कहता है अमाउंट हो रही है तो उसमें डिसअलाउ हो जाता है, आपके एक्सपेंसेस आप उसको पूरा क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है सर ठीक। ठीक है, तो ऐसे ठीक है बहुत सारे सेक्शन दे रखे गवर्नमेंट ने कि वो कहीं ना कहीं से आपको पकड़ लेंगे। जैसे आप मान लो आपने बोला चलो 40 की हुई है, ये अब एक महीने की रिटर्न थोड़ी ना है, आपको पूरे 12 महीने रिटर्न फाइल करेगा आपकी, फिर बचा पाओगे? नहीं सर, वैसे ये देखो ना, एक चीज होगी कि यहाँ चलो 10% दे दिया, पर अगर वहां देगा तो वहां तो कम देना पड़ेगा ना कहाँ पे? टैक्स। अगर कैश के अगर हम दिखा देंगे, हम्म, सारी कैश की अगर बिजनेस है, तो पूरे टोटल अमाउंट का 6% देना पड़ेगा उसे, जो 6 कैश और में 8% का देखो बिजनेस उसमें भी प्रोफेशन में चेंज होता है कर ना। रखा है भाई, कैश में वो ज्यादातर आप मतलब पेमेंट नहीं कर सकते, 10,000 तक की पेमेंट अलाउ है, वरना डिसअलाउ जाएगा पूरा एक्सपेंस आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है समझ रहे सर। हो, गवर्नमेंट इतनी मतलब वो थोड़ा ना है कि उसका टैक्स आप खा जाओगे। ठीक है सर। जो आपका 40 सेक्शन है ना पूरा, उसकी सब सेक्शनों पे एप्लीकेबल होता है, वो डिसअलाउ कर देगा आपका एक्सपेंस आपको इनकम टैक्स में उसका सर एक्सपेंस क्लेम करने के लिए। उस दिन से यही सेक्शन पढ़ रहा था मैं, अच्छा। जब सर ने बताया, जब आया था ना इंटरव्यू पे, तब हम्म, सर ने यही बताया था सेक्शन, हाँ तो तो यही ये सेक्शन वही है में ना पढ़ रहा आपका था। 40 जो डिसअलाउ एक्सपेंस कर देता है आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, आप ये सारे एक्सपेंस आपके लिए डिसअलाउ जाएंगे और आपका सारा प्रॉफिट पे टैक्स जमा करा दोगे फिर। अच्छा सर, वो लिमिट नहीं लिखी थी मैं नेट पे ना। हम्म, तो ठीक है ठीक है, सर। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक, या किसी और को कोई डाउट? हाँ जी, नहीं तो इसमें नहीं सर। देखिए, कोई डाउट या नहीं ये बताओ। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये देखो ये आपको पता चल गया जी, इससे अब ये इसकी इनकम हाइड नहीं होगी और ये बता देगा जी, और क्या होगा आपको ये सारी चीजें जमा करनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है इसकी एंट्रीज, कि आपकी जो इसकी एंट्रीज क्या करते हो। ठीक है, टैली पे ऑटोमेटिक चलेगी, बट आपको इसको मैन्युअली एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ये एंट्रीज इंटरव्यू में पूछ ली जाती है कि हमने उस पर्सन का इतना टीडीएस था, ये करना था वो करना था, ऐसे करके हमने काट लिया, तो मैं भी ये करता हूँ जी, एक आपको क्वेश्चन देते हैं जी, जैसे मान लो आपका प्रोफेशनल का एक्सपेंस मान लेते हैं, कितने का जी, हमने कहा 80,000 रुपये, 80 भी छोड़ो, इसको हटाओ, सबसे पहली चीज इसको क्लियर करते हैं, अब इसकी बात करते हैं एंट्रीज की। एंट्रीज में देखो मैंने कहा कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट कितना पे करता हूँ जी, मंथ का 75,000 पर मंथ। ठीक है, तो मैंने कहा जी इसका क्या है जी, यहाँ पे जो इसकी टीडीएस का रेट है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, 10% है।
और जो इसकी एग्जम्पशन दे रखी है वो दे रखी है पर एनम कितनी, 2,40,000। ठीक है, 2,00,000, यहाँ पे एक जीरो कर देना जैसे। ठीक है, 40,000 की ये पूरी पर एनम है पूरे साल की। और किसको पे कर रहे हैं जी हम? राजबाला को। ठीक है, तो मैंने कहा आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करोगे? जल्दी से आप लोग को सबसे पहले आपको करके बतानी है, फिर मैं बताऊंगा। आपको मैसेज पे करके बतानी है। सर अमाउंट के साथ। हाँ और क्या, वरना मैंने अमाउंट इसलिए थोड़ा ना लिखा कि बस खाली वो मैं देखने के लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए लिखा पूरा क्वेश्चन। सर पे राजबाला हाँ, दे रहा है वो। पे हम इसको दे रहे हैं ना, ये रेंट हमसे चार्ज कर रहा है। मान लो किस केस में, सबसे पहले देखो आई हमने मान लिया कि MKPVTN LTD ये है। अब इसने क्या करा, ऑफिस रेंट पे लिया। किससे जी? तो ये राजबाला जी से। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले बताओ डिडक्टर और डिडक्टी कौन है? दोबारा बताना सर। MKPVTLD, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैंने ऑफिस रेंट पे लिया राजबाला से, हम्म। तो डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है? आज वाला। सर डिडक्टर हम है, जो हम्म। क्या नाम है, एनके। हम्म। और जिसका कट रहा है वो राजबाला। हाँ, तो डिडक्टी राजबाला, तो हम राजबाला को पे कर रहे हैं। अब जल्दी से ये सारी चीज जीवन आपके पास इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या करो, एंट्रीज जो अपनी बुक में करोगे प्रॉपर रेट के साथ लिख के भेजना, मतलब जो सॉरी अमाउंट के साथ। ये नहीं कि आप एंट्रीज भेजते जा रहे हो फिर उसके बाद में अमाउंट बोल रहे हो सर ये होगा, फिर मजा नहीं है। ये प्रॉपर आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आपको करना है। 75,000 की है ना सर? हाँ, फाइव रेंट। थाउजेंड हम पे कर रहे हैं रेंट आपका पर मंथ। और ये एग्जाम्पशन है, और ये आपका 10% है, 16 में समझना है, ये 10% है। तो एक जन है, ऐसे मत करो। क्या क्या नाम है, सिद्धांत जी, आप पता है क्या, पूरी एंट्रीज एक बार टाइप कर लो, उसके बाद मैसेज फॉरवर्ड कर दो, जिससे मेरे को इजीली देखने में क्लियर रहेगा ना। वरना फिर क्या रहता है, मेरे को एक एक एंट्रीज आपको मैच करनी पड़ती है कि ये वाली एंट्रीज ये करिए, फिर ये वाली है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और उसी बीच किसी और की एंट्रीज आ जाती है, फिर और मैच करने में वो रहता है। इसलिए एक पूरी एक एंट्रीज बनाओ, उसके बाद भेजो जी। सर इसमें ना सिंगल एक ही लाइन जाती है एक बार मैसेज की, फिर नहीं, दूसरी ये दोबारा से पहले विकास ये वन सिंह सबने लिखा था, मतलब पूरा प्रॉपर। एंटर करता हूँ तो सर आती नहीं नीचे। एंटर मत करो ना, मतलब उसको एरो की से या उससे नीचे लेके आओ ना। ठीक है सर, करके देखते हैं। हाँ जी, जल्दी से करना है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, करना जरूर है। जिससे आपको पता है क्या है, ये एंट्रीज टैली पे तो ऑटोमेटिक मतलब डिडक्ट करेगा TDS, बट आपको पता होगा तभी तो वो एक्चुअली काटेगा। वंश ने करा है, वंश जी ठीक है जी, ठीक है। प्रदीप जी ने करी है, प्रदीप जी अमाउंट गलत कर दिया आपने, अमाउंट गड़बड़ कर मेरा सही है ना रखी है। सर? मेरा सही है ना? हाँ, आपका ठीक है। हाँ जी रोनी जी, क्वेश्चन देखो आपके सामने बता रखा है कि क्वेश्चन में आप रेंट पे कर रहे हो एक मंथ का 75,000, और प्लस रेट है TDS 10%। और आपकी एग्जाम्पशन है कितने की, पर एनम 2,40,000 की। और राजवाला को आप पे कर रहे हो, तो इसकी एंट्री आपको करके दिखानी है। पवन जी ने करी है। हाँ जी ठीक है जी पवन जी। हाँ जी विकास, श्वेता, रोनी, रजनीश, राहुल,
जल्दी जल्दी करिए जी, 3 जनों ने भी करा, बस प्रदीप, पवन और वंश। बस प्रदीप जी आपकी बस अमाउंट में गड़बड़ है। हाँ जी विकास जी, रिवर्स एंट्री कर दी आपने। एंट्री तो ठीक है बट उल्टी एंट्री कर दी आपने। हम्म, सिद्धांत जी एंट्री ठीक है, बस अमाउंट में गलती कर दी आपने। जो डेबिट वाला अमाउंट है ना, यस सर। वो एक्सपेंस पूरा जाना है। और जो बालाजी आपके उनमें कटेगा ये। आपने तो अपना एक्सपेंस ही काट दिया। ठीक है। ठीक है तो सर। मेरी ठीक है ना तीनों एंट्री? हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने तीनों एंट्रीज कर दिया भाई। तीनों करनी है क्या सर? हाँ तीनों कर दी पवन ने तो भाई, बिना बोले। स्मार्ट है सर। सर क्या बता रहे थे आप, क्या गलत किया था? उसकी तो आपने इनकम है एक्सपेंस ना सर ये? है, उसकी इनकम है ना? उसकी हमारे इनकम नहीं समझना, आप अपनी बुक में कर रहे हो। अच्छा आप डिडक्टर हो। हाँ ठीक है जी सर। अब ठीक है विकास जी। हाँ श्वेता जी, आपने एंट्रीज तो ठीक करी है बट आपने जो करी ना रेंट अकाउंट डेबिट टू राजबाला, इसमें उसका अमाउंट काट के फिर टीडीएस को भी दिखाना था। वैसे ठीक है एंट्रीज तो। सर कट तो करा है टीडीएस मैंने। नहीं, जैसे राजबाला 75,000 लिख दिया ना, फिर स्लैश करके राजबाला। सर पहले ड्यू करा है पूरा, फिर उसमें टीडीएस डिडक्ट करा है हम्म, 675। सर अब देखना। 675 टीडीएस डिडक्ट किया है। यस सर 7500 डिडक्ट की। बस थोड़ा सा आपने ना मतलब वैसे क्लियर नहीं, वैसे इंग्लिश ठीक है, मैं बता रहा हूँ अब आपको। हाँ जी, ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश ठीक है बट जब भी बता देते हैं, एक दो बच्चों ने नहीं करा या नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। तो देखो ये देखो, सबसे पहली चीज जो आपका ये क्वेश्चन आप याद रखना, मेरे को याद है जी। अब देखो सबसे पहली चीज कि आप क्या हो जी, आप अपनी बुक में कर रहे हो तो आप अपना मेंशन करोगे डिडक्टर। ठीक है। तो आपका क्या है जी, आपने बोला कि आप क्या कर रहे हो उसे, रेंट पे कर रहे हो। कितना कर रहे हो, तो 75। 75,000 पर मंथ। ठीक है। फिर आपको देखना एग्जाम्पशन दो दे रखी थी, वो दे रखी थी 240। कुछ इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पर एनम था, तो ज्यादातर ने कर दी बट एक दो जो नहीं कर रहे थे उसमें कंफ्यूज होंगे कि आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो 20,000 आपकी मान लो क्या आ गई कि पर मंथ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिलेगी आपको। हम रेंट कितना दे रहे हैं। 75,000। हाँ जी, तो इससे तो क्रॉस ही करेगा, पहले मंथ में क्रॉस है। और आपको एक चीज और याद रखना कि आपने सोचा कि आप एक ही मंथ इसमें, चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले यही करते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। फिर आपको पता था टीडीएस का रेट है कितना, 10%। तो अब देखो जो इसकी इंक्रीज होनी है, अब आप क्या करो, रेंट ऑफिस पे ले रखा है आपने, तो क्या है आपके लिए रेंट जो पे करते हो, इनकम या एक्सपेंस। 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 तो आपको याद हो, मैं चारों पांचों रूल दोबारा लिख देता हूँ। एसेट्स, एक्सपेंसेस, देखो इसी नेचर से सारी चीजें चलेगी। ये कभी भी इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे हम डेबिट। इसे? डेबिट। अगर ये डिक्रीज हुई क्रेडिट। तो क्रेडिट। फिर यहाँ पे हम लाइबिलिटी, रिवेन्यू और कैपिटल। अगर ये तीनों चीज इंक्रीज होती है, क्रेडिट। क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। डेबिट। अब हमारा रेंट है, क्या चीज है,
एक्सपेंस एक्सपेंस है, वो क्या हो रहा है आपकी कंपनी में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट कितने से 75,000, क्योंकि एक्सपेंस आपका पूरा रहेगा। फिर आपने कहा कि आप क्या कर रहे हो, इसको कैश में पे नहीं कर रहे अभी, आप क्या कर रहे हो, एक अपनी लाइबिलिटी बना सर रहे हो। शोर आ रहा है सर। हाँ एक मिनट जी, ये बंद करिए जी, जिसके बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है, ठीक है। तो देखो रेंट हो गया। अब आपने कहा कि मैं इस रेंट को पे नहीं कर रहा, अगर कैश में पे कर रहा होता तो मेरी एसेट्स होती, वो कम होती तो क्रेडिट हो जाता, बट मैंने कहा मैं इसको लाइबल कर रहा हूँ, अभी पे नहीं कर रहा, क्योंकि हर एंट्री जो आपकी रेंट सैलरी ये सब ड्यू होती है पहले, उसके बाद पे करी जाती है। तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी अब आप बढ़ा रहे हो, तो बढ़ती है तो क्या होती है लाइबिलिटी, क्रेडिट क्या? तो यहाँ पे टू राजबाला कर दो जी। राजबाला इसलिए जिससे राजबाला का अकाउंट भी एक मेंटेन रहेगा, और जिससे क्या रहेगा कि आपको पता रहेगा कौन से मंथ का रेंट ड्यू हुआ और कौन से मंथ का रेंट ड्यू होने के बाद पे हुआ या नहीं। अगर आप लैंडलॉर्ड या रेंट पेबल लिखोगे तो इसमें ना क्लियर नहीं आएगा कि मतलब कि आपको कौन, अब मान लो आगे जाकर कंपनी के 3 रेंट पे कर रहे हो आप, अब रेंट पेबल से बना रहे हो तो आप पता नहीं चल रहा है कौन सी पार्टी का है, किसको दे रहे हो, इसलिए आप उस जिसका भी रेंट हो उसके नेम से ड्यू करो, कि कल को आपकी वो पार्टी जाके आपसे बोले तो आप उसका लेजर से उसकी सारी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका टीडीएस कट जाएगा, तो यहाँ टीडीएस कट के कितना लिखोगे, 67,500, 500। ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद फिर हमारी जो टीडीएस की भी एक हमारे पास लाइबिलिटी होती है, हमारी कोई इनकम या कुछ वो नहीं है कि हम दूसरे का काट रहे तो हमें हमारे पास इनकम हो रही है, नहीं, वो हमें काट के गवर्नमेंट के पास जमा करानी है, तो हमारी क्या होती है, वो भी एक लाइबिलिटी होती है, तो वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम टीडीएस ऑन रेंट, कितना जी, 7,500, ठीक है। तो ये एंट्रीज पहली हो गई रिकॉर्ड जी, ये किस में रिकॉर्ड होगी, अगर आप टैली पे जाते हो तो जर्नल जर्नल में। में, ठीक है। फिर आपने बोला जी ये करने के बाद अगली एंट्री, क्योंकि ये तो होगी ड्यू, अब मान लो हम इसको जब ड्यू हो गई, मान लो जैसा आप जुलाई के महीने गया तो जुलाई का रेंट हमने ड्यू कर दिया 3100, अब हम आगे 5 तारीख को, क्योंकि हम आपको पता ही आपके जो रेंट ये सब क्या अगले मंथ की 5 या 10 जो भी आपका एग्रीमेंट हो रखा होगा आपके लैंडलॉर्ड के बीच में, तो मैंने कहा मैं 5 तारीख को क्या कर रहा हूँ, पहले अपनी पार्टी को पे कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जी किसको जी, राज बाला अकाउंट डेबिट 67,500 टू बैंक। बैंक से, कैश से कभी नहीं जाएगा जी इतना पैसा, अगर इतना जाओगे तो आपका एक्सपेंसिव शो नहीं होगा, आपकी इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा आपको कैश देना ही नहीं है। फिर इसका आ गया जी आप टीडीएस, टीडीएस कब मैंने कहा था पे कराते हो आप, सक्सीडिंग मंथ 7 हाँ जी, तारीख नेक्स्ट को। मंथ की 7 तारीख से पहले पहले 7 तारीख तक आप जमा कराओगे तो कोई इसमें पेनल्टी कोई लेट फीस कुछ नहीं लगता, तो हमने कहा वो भी हम 5 को जमा करा दे रहे हैं, हमारी दिक्कत ही खत्म, तो यहाँ पे आएगा टीडीएस ऑन रेंट अकाउंट डेबिट टू किससे जी, बैंक। बैंक से, कितना 7,500। तो यही 3 एंट्रीज होती है आपकी टीडीएस में जो बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करनी है। बस आगे जाके क्या होता है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि आपको कैसे रिकॉर्ड, कैसे उसको टीडीएस की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, क्या आपकी ये सारी चीज़ें होनी है, ये सारी चीज़ें कि इसमें कौन सा पैन नंबर, टेन नंबर ये अप्लाई होना, ये कैसे फिल करेंगे, उसके ऑटोमेटिक टीडीएस टैली खुद काटता ही है, जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना मैनुअली 75,000 किस वाली एंट्रीज में, इसमें तो हमें मैनुअली खुद लिखना है, इस वाली एंट्रीज में जो ये वाली एंट्रीज है मेरी, ये इसमें ऑटोमेटिक टैली प्राइम खुद टीडीएस काट के ये वाला अमाउंट खुद मेंशन आएगा। वो कैसे जी, जब हम इसकी एंट्रीज करेंगे तब देखेंगे, बट अभी पहले इसके कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़े हैं वो, और सारी एंट्रीज इसके बेसिस पे देखो आपकी सारे ऐसे ही करके सब, किसी भी मान लो आप, अब आप देखोगे इतनी सारी सर्विसेज है, तो इतनी सारी सर्विसेज में से आपको ये नहीं कि सारी याद रखनी है, क्योंकि आप मान लो किसी भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहला केस तो ये तो आना ही आना है, सैलरी का केस, ये आएगा ना हर बिजनेस के लिए, यस यस सर। सर। ठीक है। बिजनेस यस। में ये आएगा, फिर मान लो आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो फिर आपको ये देखना है जी प्रीमेच्योर आपका पीएफ या आपका इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट और कहता है इंटरेस्ट सिक्योरिटी, ये सारी चीज, या बैंकिंग में आपका जो डिविडेंड ये सब दिया जाता है। अगर आप बैंकिंग में नहीं हो, अब आप मान लो केबीसी जैसे वहाँ के अकाउंटेंट बैठे हो, तो फिर आप लॉटरीज का देखोगे, ठीक है, विनिंग लॉटरीज या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस।
तो इन दोनों में तो हमेशा याद रखना, दोनों के लिए 30% का है कितना जी, अगर आप लॉटरी ये सब जीतो 10,000 से अबव होते ही। तो केबीसी में जो आपका पहले याद हो आपको, 1 करोड़ रुपए जो बंदा जीतता था वो 1 करोड़पति नहीं होता था, वो लखपति होता था, क्योंकि कितना काट लिया जाएगा उसका पैसा? 30%। 30%। 30 लाख तो उसका गवर्नमेंट ही ले लेती है, जितना भी उसने दिमाग लगाया, ठीक है। और 70 लाख उसको मिलता है, और उसमें भी कुछ सर चार्ज ये सब कट जाता है। तभी 7 करोड़ वाला लेके आए थे। तभी फिर 7 करोड़ वाला लेगा कि असली में वो करोड़पति बनेगा, वरना वो लखपति बनता है जीतने के बाद, जो पहला जब आया था आपका, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्टर का आपका, कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा रहे हो, तो आपका बोला गया अगर आपकी क्या है इंडिविजुअल एचयूएफ हो या कोई अदर हो, जैसे आपकी फर्म या कंपनी है सब, तो उस केस में आपका क्या रहेगा 2%, या वरना आपका 1%। अब ये क्या बोला जी इसमें कि 30,000 का आपका एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मान लो आप साल में एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो, या मान लो आपने बोला कि हम उससे क्या करते हैं एक कंसोलिडेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मीन्स क्या, मतलब पूरे साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है 1 लाख का, तो उस केस में आपकी 1 लाख की वैल्यू देखी जाएगी। एक मिनट, 5 मिनट, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। फिर आप मान लो इंश्योरेंस कमीशन, जैसे एजेंट वेजेंट बने हुए हो या आपकी कंपनी है, तो आप उस कंपनी का काउंटर, जैसे LIC के सब, तो जो इंश्योरेंस का कमीशन जाता है, तो अगर 15,000 से ज़्यादा का हुआ तो भी आपका TDS कटेगा, अदर देन कंपनी। और कंपनी मतलब अदर देन कंपनी वही आपकी, जैसे आप आपकी इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप ये सारी चीज़, और कंपनी रहेगा तो 10%। सर इंश्योरेंस पे कमीशन जो एजेंट लेगा उसका क्या रहेगा? जैसे एजेंट का भी, और प्लस आपका क्या है जी, अगर आपको भी मिलता आगे जाके कोई कमीशन बेस आपकी पॉलिसी है, ठीक है। ठीक है सर। तो कंपनी देखिए, जो LIC के एजेंट, मतलब LIC के अकाउंटेंट आप जो बैठे हो, तब ये नहीं कि आप एजेंट के अकॉर्डिंग आपकी तो इनकम हो रही है वो, ठीक है। तो मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी 1 लाख से ज़्यादा की होती है, तो देखो उस पर भी क्या है जी 5% का। तो ये सारे केसेस आपको मिलेंगे, बट आपका जो मेनली केसेस रहता है, अगर आप बिजनेस में अकाउंटेंट बैठे हो, तो आपका एक रहता है 194I, 194J, फिर 194C जो आपका ये रहा CC करके, फिर आपका ये, और रेंट एक वाला। कॉन्ट्रैक्ट वाला, और फिर एक टेक्निकल, ये सब देख रहे हो ये, और एक रेंट वाला। आपका ज्यादातर ये यूज होते हैं, 4 से 5 सेक्शन आपके, और यही ज्यादातर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। आप सोचो कि मैं सारे सेक्शन याद कर लूँ, अगर कर लेते हो और आपको याद रहते लिमिट, तो बहुत वेल एंड गुड है जी, कोई वो नहीं है, मगर आपको 4 से 5 तो जरूर हर हाल में याद रखना, 194I, 194J, 194C और 194 ऐसे करके आपका जो एक कमीशन का है जो, और एक डायरेक्टर वाला, क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर जरूर होते हैं। तो J में देखो 3-4 सेक्शन दे रखे हैं, वैसे 194I में भी 2 हैं आपके, जैसे आपका जो आई में होगा रेंट वाला, क्योंकि हर बंदा रेंट जरूर लेगा, रेंट पे ऑफिस या रेंट पे आपकी मशीनरी। तो 194J ऊपर आते हैं जी, ये ना, इसमें देखो, एक तो अगर कोई एसेट्स आप रेंट पे लाए तो 2% है, ठीक है। और अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर लेते हो तो आपका 10% है। क्लियर जी ये लिमिट? यस सर। यस सर तो सर। आपको, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने पे टीडीएस कटेगा? नहीं नहीं, रेंट 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 अच्छा रेंट रेंट। रेंट पे ला रहे हो, ठीक है। परचेज करोगे फिर तो कहाँ, फिर तो आपका है जी वो आपका, फिर अगर परचेज कर ली सामने वाला टैक्स लगा के देगा आपको। सर और अगर आपकी, टीसीएस इससे अलग होता है? क्या चीज? टीसीएस अलग होता है? TCS देखो, वो भी एक आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, वो आपका सेलर करता है, उसमें भी कुछ कंडीशंस, कुछ सर्विस, कुछ गुड्स दे रखी है, बट उसमें एक नया प्रोविजन GST में भी आया है, वो अभी हम TCS के टाइम में करेंगे ना। अभी सारी चीज़ में कंफ्यूज मत हो, इसलिए सबके सबसे पहले बेसिक बेसिक कर रहे हैं, फिर आपके कॉम्प्लिकेशन वाले आपके जो आएंगे कि GST के साथ TDS हो रहा है। अब मान लो जैसे प्रोफेशनल सर्विस है, अब प्रोफेशनल ने क्या रखा है, उसकी टर्नओवर ज़्यादा है तो उसने GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो आपको टैक्स लगा के दे रहा है, और आपको पता है वो प्रोफेशनल, तो आप उसका TDS काट रहे हो, अच्छा। ठीक है। तो ठीक ये है सर। कॉम्प्लिकेटेड आप तब समझोगे जब आपको दोनों सिंपल सिंपल केस क्लियर होंगे, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। तो आज की क्लास में इसलिए कॉन्सेप्ट, इसके रूल, ये सारी चीज़ें, आपकी एंट्रीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्यों आया, टैक्स एग्जीक्यूशन क्या है, आपने बिजनेस में अगर कर रहे हो तो किस किस बेसिस पे आपको ये क्या चीज़, किस लिए कॉन्सेप्ट आया, ये सारी चीज़ हमने इसलिए आज की क्लास में सारा इंट्रोडक्शन पढ़ी है।
अगली क्लासेस की पहले सबसे पहले एंट्रीज, जो बेसिक एंट्रीज होती है कि उसे हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखेंगे। फिर कुछ एडवांस एंट्रीज होती है, जैसे जीरो रेटेड आपका टीडीएस कटेगा या हायर रेटेड करता है, तो उस केस में आप कैसे कैसे यूज करोगे। सर एक बार सेक्शन 194D इंश्योरेंस वाला एक बार दोबारा बता दो। 194D जैसा आप मान लो इंश्योरेंस, जैसे मान लो कि आप LIC इन सब के अकाउंटेंट हो, तो उसमें क्या आपकी LIC हो रखी होगी। जैसे मान लो कुछ एजेंट्स कराते हैं, उनको आप कमीशन दे रहे हो, तो आपके लिए तो एक्सपेंस है, तो आप Yes. काटोगे। या कोई कंपनी जैसे LIC मैंने ही करा रखी है, अब मैंने भी करा, मेरे को कोई रिटर्न वाली भी होती है कि जैसे मेरे को 15,000 से ज्यादा का अमाउंट एक रिटर्न बैक मिलता है एक कमीशन के तौर पे, तो उसमें भी आपका ये कटेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसमें आपका, आपको ये नहीं सोचना कि आपने LIC कराई तो आप काटोगे, नहीं, ये LIC वाले काटेंगे। कंपनी का हाँ, ये मत सोचो कि कंपनी ये इनके ये आपके दो रेट दे रखे हैं। अगर इंडिविजुअल होगा, HUF होगा, तो ये परसेंट कटेगा उसको 5। ठीक है, अगर कोई कंपनी ने कराई होगी आपसे तो आपका 10। ठीक है सर। ठीक है, तो वो चीज है। और ये सारी सर्विसेज आप सोचो एक बिजनेस में आपको मिलेगी, वो कभी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस सारी फैसिलिटी दे रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, वंश जी पूछ रहे राजबाला अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। हाँ जी, तो कोई बताएगा मेरे को कि मैंने बोला जो हमने क्वेश्चन करा है उसी में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ये वैसा भी हम आगे करेंगे जब डिडक्टर का पॉइंट व्यू होगा, बट अभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया है सर तो आज ही कर लेते हैं या फिर आगे करें, ये बताओ। सर आगे कर सर लेंगे। सिर्फ ये पेमेंट सर की करेगा एक ना ही सर? एंट्री होगी ना हाँ, रिसीव की। रिसीव की होगी, मगर वो भी एक क्या करेगा, सबसे पहले उसका TDS कटेगा, उसके लिए जेबी वो भी पास करेगा। यस सर। बस उसके हाँ उसके सर, टाइम में वही 2 पूछ रहा हूँ। एंट्रीज होगी। यहाँ पे जैसे 3 हुई है कि आपने एक पहले ड्यू करी, फिर 2 पेमेंट करी, वहां पे क्या होगा, एक ड्यू और सीधा पेमेंट रिसीव, क्योंकि उसको टैक्स थोड़ी ना जमा करना है। यस सर। करना ही नहीं करना, ही बताओ। वो भी टीडीएस की एंट्री करेगा क्या अपने उसमें, कि हाँ, उसे टीडीएस का करना वो है? भी करेगा जी, बिल्कुल। तो फिर 3 हो गई ना कौन? एंट्री। नहीं नहीं, होगी 2। एक मतलब आप, उसने आपको सर्विस दी, वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग करेगा और उसमें अच्छा TDS डिडक्ट दिखा देगा, और दूसरी उसमें अच्छा इनकम ठीक है। रिसीव कर लेगा, ठीक है तो सर। उसको तो टैक्स जमा नहीं कराना ना। हाँ हाँ, तो वो चीज है, तो वो भी अभी देखेंगे, उसके लिए भी एक अलग से क्लास है डिडक्टी के केस के तौर पे। बट अभी हम बन रहे डिडक्टर, क्योंकि ये केसेस आमतौर पर हमेशा मिलेंगे आपको। ठीक है सर। तो बताइए, अगर अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, टाइम है आप लोगों के पास? हाँ सर, दो ही तो एंट्री बता दो। टाइम तो बहुत है बता सर। दो। बतानी आपको है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा हाँ, सर लिख लेते हैं टाइम सर है। चलो फिर ये सेकंड मतलब ये एंट्री तो बता। चीज आपको होमवर्क दिया, क्योंकि आज का होमवर्क तो कुछ मिलना नहीं आपको। आज का होमवर्क दिया कि आप डिडक्टी के केस में आप लोग करके बताओगे अगली क्लास में, ये वरना आगे तो मैं बताने वाला ही हूँ आपको। ठीक है सर, ठीक है, मैसेज पे बता देंगे आपको। आप मैसेज पे बता दो या कल की क्लास में बता दो, मैसेज करके बता दो, वो आपके ऊपर है जी। ठीक है सर, ओके ठीक थैंक है यू। जी, डन ये। ओके सर। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं और इसकी इंक्रीज करते हैं इससे आगे, कि जो हमारी कि टैली के अंदर जो हम इंक्रीज करने जाएंगे, इसका सेटअप क्या लगेगा, जब हम उसका लेजर बनाएंगे तो लेजर में क्या क्या डिटेल हमें अनेबल करनी है, क्या क्या चीज़ें बतानी है, ये सारी। ठीक है, ठीक है जी, तो मिलते हैं जी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और सर डिडक्टी का नाम क्या है? डिडक्टी का नाम आपकी राजवाला की बुक है, राज उसकी वाला। क्या बनाओगे, और आपकी राज MK दिखा रखा था, MK PVT LTD। MK PPT। ठीक है, ओके सर। चलो जी।